हाय गाइस, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज की वीडियो में आपके साथ मैं डिस्कशन करूंगा गार्सिया मार्केस के एक बहुत फेमस किताब 100 Years ऑफ सॉलिट्यूड के बारे में। ठीक है, कहते हैं इस किताब की वजह से ही इनको नोबेल प्राइज़ मिला लिटरेचर में। तो इस किताब के बारे में आज हम जानेंगे। इस किताब की एक बेसिक थीम हम समझेंगे, समरी समझेंगे और एक बैकग्राउंड भी समझेंगे, किताब का बैकग्राउंड क्या है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बैकग्राउंड से, ताकि आप एक फ़्लो में समझ पाएँ चीज़ों को। जो गार्सिया मार्केस थे, ये पैदा हुए 1927 में कोलंबिया में। कोलंबिया का है जो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, उसमें कंट्री है। अब जो गार्सिया मार्केस थे, जब ये बड़े हुए तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहला तो इनकी दादी ने, इनकी ग्रैंड मदर थी, उन्हें इनको बहुत कहानियाँ सुनाई, तो दादी की कहानियों से ये बड़ा इंस्पायर हुए, पहली चीज़। सेकंड, जिस टाइम ये बड़े हुए तो वहाँ पे ना टर्मोइल बहुत था उस एरिया में। ठीक है, पहला तो था, देखो स्पेन ने वहाँ रूल किया था। ठीक है, तो जो कोलंबिया था वो स्पेन की एक तरह से कॉलोनी था। सेकंड चीज़, सिविल वॉर्स वगैरह वहाँ बहुत हो रहे थे। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जब आपको पता होंगी तो आप कहानी को ठीक से समझ पाएंगे। क्योंकि जब भी आप किसी कहानी को पढ़ते हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो राइटर है कहानी का, वो किस टाइम फ्रेम में पैदा हुआ है, उसके आसपास क्या चल रहा था, उसके आसपास सोशियो पॉलिटिकल कहानियाँ कैसी थी, चीज़ें उस टाइम पे कैसी थी एनवायरनमेंट में, क्योंकि उसका इंसान पे बहुत असर पड़ता है। ठीक है, इसलिए मैं आपको पूरा बैकग्राउंड बता रहा हूँ। बाकी जो गार्सिया मार्केस थे, ये काफ़ी इंस्पायर्ड थे काफ्का से, फ्रांस काफ्का, और दूसरा जेम्स जॉयस। इन दोनों से बहुत इंस्पायर्ड थे। और इनकी लाइफ में कई बार ऐसे मोमेंट्स आए जब इन्होंने सोचा कि मैं इस किताब को लिखूं। बहुत बार इन्होंने सोचा, बट इनको ना अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, अपनी कहानी पे ही कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। सोचिए, इस कहानी की वजह से इनको नोबेल प्राइज़ मिला लिटरेचर में, बट इनको कॉन्फिडेंस नहीं था और इनको समझ में नहीं आ रहा था कि लिखूंगा कैसे, कैसे इसको प्रॉपर फ्रेम करूंगा। राइटर्स ब्लॉक वाली चीज़ आने लगी इनके दिमाग में, कैसे होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी आ रही थी। बट कहते हैं हर चीज़ का टाइम होता है। इनकी लाइफ में सडन अवेकनिंग हुई, एक सडन रियलाइजेशन हुआ, इसको बोलते हैं एपिफेनी का मोमेंट। हुआ क्या, ये अपनी वाइफ के साथ, अपनी फैमिली के साथ ये एक दिन ट्रिप पे जा रहे थे, कार में थे, ट्रिप पे जा रहे थे। बट एकदम से पता नहीं क्या हुआ, जैसे कहते हैं ना, एक आवाज़ आती है अंदर से। इनकी आवाज़ आई, अब तुम्हें लिखना है। तो इन्होंने ट्रिप कैंसिल किया, गाड़ी वहीं से यू टर्न ली और वापस गए। अपने आप को न्यू मैक्सिको शहर के एक कमरे में बंद कर लिया और बोला अब मैं लिखूंगा, अब वो टाइम आ गया है, अब मुझे लिखना पड़ेगा। कहते हैं 18 महीने तक इन्होंने लिखा। इनकी वाइफ ने इनको बहुत सपोर्ट किया। 18 महीने लिखा है और कहते हैं कि अपने आप को दुनिया से अलग कर लिया। उस टाइम पे एक दिन में 60 सिगरेट पीते थे और म्यूज़िक सुनते थे काफ़ी ज़्यादा जब ये लिखते थे। ठीक है, खैर ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, सिगरेट स्मोकिंग इज़ इंजीरियस टू हेल्थ, बट क्योंकि जब मैं इन्फॉर्मेशन ले रहा था तो ये चीज़ निकल के आई, तो बता रहा हूँ आपको। अब क्या था, लिख ली कहानी, 1.5 साल हो गया करीबन लिखने के बाद। बट फिर भी एक कॉन्फिडेंस जो था ना कि पब्लिश होगी तो पता नहीं चलेगी नहीं चलेगी, उस चीज़ का इनको शोर शॉट नहीं था। बट अब देखिए, इनके कॉन्टैक्ट्स अच्छे थे, दोस्त इनके अच्छे थे, क्योंकि ऑलरेडी ये एक जर्नलिज्म वाली फील्ड में थे, चीज़ों के बारे में पता था। तो राइटिंग की दुनिया में जो राइटर्स हैं, जो पब्लिशर्स हैं, इनसे कांटेक्ट तो था इनका। बट इनको इस बात की श्योरिटी नहीं थी, पता नहीं किताब चलेगी नहीं चलेगी, लोग लाइक करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन किताब को बहुत लाइक करा गया। कहते हैं पहले ही जैसे रिलीज़ हुई, पहले ही हफ्ते में या पहले ही महीने में, मतलब धमाके से किताब बिकी, बहुत बिकी थी किताब। अब तो इंटरनेशनली बहुत सारी लैंग्वेजेस में इसको ट्रांसलेट करा गया। नेटफ्लिक्स ने इसके ऊपर मूवी भी बनाई है 100 Days ऑफ सॉलिट्यूड के ऊपर। ठीक है, तो अब तो नोबेल प्राइज़ 1982 में इनको मिला, जिसके लिए बोला जाता है कि ये बुक बहुत इसने रोल प्ले किया। ठीक है, नोबेल प्राइज़ तो देखो राइटर को बहुत सारे उसके एक टोटल वर्क के ऊपर मिलता है, बट एक वर्क उसमें हमेशा सबसे इंपॉर्टेंट होता है जिसको सबसे ज़्यादा क्रेडिट दिया जाता है। तो इनके काम में सबसे ज़्यादा जो क्रेडिट दिया गया 100 Days ऑफ सॉलिट्यूड को दिया गया। ठीक है, 1967 में बुक पब्लिश हुई, 1982 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। तो ये मैंने आपको एक ब्रीफ बैकग्राउंड दिया कि
कैसे था, क्या था। ठीक है, अब हम आते हैं कहानी के ऊपर। ठीक है, क्योंकि कहानी अगर आप पढ़ने बैठेंगे, जनरली आप डायरेक्ट अगर इस कहानी को पढ़ते हैं तो आपको हो सकता है कहानी बड़ी कन्फ्यूजिंग लगे, क्योंकि ये कहानी 6 जनरेशन की कहानी है। 6 जनरेशन है, और इसमें नाम ऐसे हैं कि एक ही नाम बार बार रिपीट हो रहा है। बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, ऐसा लगेगा सबके नाम एक जैसे हैं। हर जनरेशन में आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार, जैसे एक नाम है जोस करके। अब जोस पहले जनरेशन में भी नाम है, जोस सेकंड जनरेशन में भी नाम है, थर्ड में भी है, फोर्थ में भी है। तो आप कंफ्यूज होते रहेंगे कि कौन से जोस की बात कर रहे हैं। जैसे एक और ऐसे एक दूसरा नाम भी है इसमें, ऑरेलियानो। तो जो ऑरेलियानो नाम है, आप कंफ्यूज कर जाएंगे, क्योंकि ऑरेलियानो के जो लड़के थे, 17 लड़के हुए, सबके नाम ऑरेलियानो थे। तो कन्फ्यूज़न होता है कहानी पढ़ते पढ़ते। तो कहानी को समझने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उस कहानी को पढ़ने जाएँ, अगर आप पढ़ते हैं तो जो कैरेक्टर्स हैं सबके नाम लिख लें, ताकि आप डिस्टिंग्विश कर पाएँ किस कैरेक्टर की बात हो रही है। ठीक है, तो मोटा मोटा ये है कि ये कहानी जो है 6 जनरेशन की कहानी है, 6 पीढ़ियों की कहानी है। अब 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड, नाम इसका 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड क्यों है? क्योंकि तो 100 साल तक चलेगी कहानी है, तभी मैंने बोला ना 6 जनरेशन है। पहली चीज़ ये। सेकंड, जो वर्ड सॉलिट्यूड है, सॉलिट्यूड इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि जो सॉलिट्यूड का जो ट्रेट है, जो सॉलिट्यूड का जो कैरेक्टर है, वो हर जनरेशन में दिखाई देगा। हर एक जनरेशन में एक ऐसा इंसान होगा जिसको अकेला रहना पसंद होगा, और ये एक ट्रेट है। ठीक है, समझ लीजिए जेनेटिक ट्रेट है, ये पास ऑन होगा। और हर जनरेशन में, जो 6 जनरेशन है, हर बार एक ना एक उसमें एक मर्द ऐसा होगा जिसको ये सॉलिट्यूड में रहने की चाहत होगी या उस तरफ इंक्लाइंड होगा। ठीक है, अब आते हैं मेन कहानी पे। हल्का सा मैंने आपको बैकग्राउंड दिया ताकि आप समझ पाएँ, यहाँ से मेन स्टार्ट होगा। तो वीडियो लंबा होगा, बट आई थिंक अगर उसको जस्टिफाई करना है कहानी को, तो उसको मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आपको बता पाऊँ, क्योंकि कहानी बड़ी है और कॉम्प्लेक्स भी है, लेकिन अपने आप में इसमें कहानी में काफ़ी पावरफुल इंसाइट्स हैं ह्यूमन नेचर को लेके। तो जो कहानी है, इसमें एक बंदा है जिसका नाम है जोस। ठीक है, पूरा नाम है उसका जोस आर्केडिया बुंडिया, पूरा नाम ये है। तो ये जो है, ये बुंडिया फैमिली है। ठीक है, बुंडिया फैमिली, इस तरह से। तो जो मेन कैरेक्टर है, पहली पीढ़ी है जहाँ से स्टार्टिंग हो रही है, उसका नाम है जोस बुंडिया करके। अब जो जोस बुंडिया है, ये एक आदमी से लड़ाई करता है, झगड़ा करता है और उसको मार देता है। लेकिन अब होता क्या है, ये रहता है गांव में। उस आदमी की आत्मा इसको बार बार इसको सपने में आती है और इसको डर लगता है। फिर सो गिल्ट फीलिंग भी थोड़ी थोड़ी आना स्टार्ट होती है, डर भी लगता है। तो अब इसे लगता है कि अब मुझे ये जगह छोड़नी चाहिए। और बाय नेचर जो है जोस बुंडिया, मैं इसको जोस बोलूँगा, ये बड़ा एनर्जेटिक है। पहली चीज़, फिज़िकली बड़ा पावरफुल है और एडवेंचरस है। इसको चीज़ों को एक्सप्लोर करने में बड़ा मज़ा आता है, चीज़ों को बहुत एक्सप्लोर करता है। ठीक है, तो होता क्या, ये वहाँ से इसकी एक वाइफ है जिसका नाम है उर्सेला। उर्सेला को लेके उस गांव को छोड़ देता है और एक नए शहर की तलाश में जाता है। ये कहता है मैं खुद का अपना एक नया शहर बनाऊंगा, खुद का अपना टाउन बनाऊंगा, और अपने साथ कुछ अपने दोस्त ले लेता है। ठीक है, जोस है, जो उसकी वाइफ है उर्सेला, और कुछ इसके दोस्त हैं जो इसमें बिलीव करते हैं कि चलो जाके कहीं और अब नई लाइफ स्टार्ट करते हैं, एक नया टाउन बनाते हैं। अब ये पहुंच जाते हैं एक जगह पे, इसका नाम है मकैंडा। ठीक है, तो ये जो मकैंडा जगह है, ये एक नई जगह है बिल्कुल। इसको ये फाउंड करता है, खुद इसका फाउंडर है जोस। तो ये नया टाउन बना लेता है मकैंडा। ये जगह इसको बड़ी अच्छी लगती है, कहता है यहीं सेटल होंगे अपनी बीवी के साथ और अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों की भी अपनी अपनी फैमिली है, सब के सब वहाँ सेटल हो जाते हैं मकैंडा में। लाइफ अच्छी चलती है, बढ़िया सेटलमेंट हो जाता है जैसा ये चाहता था। और ये जो टाउन है मकैंडा का, ये दुनिया से काफ़ी अलग थलग है, दूर है दुनिया से। ठीक है, मतलब बाहर की दुनिया का ज़्यादा इंटरवेंशन नहीं है, आप समझ लीजिए। ठीक है, और बड़ा खूबसूरत सा टाउन है, आसपास नेचर काफ़ी अच्छा है। अब होता क्या है,
टाइम बीतता है। अब वहाँ पे कुछ टाइम बाद वहाँ पे आ जाते हैं जिप्सी। जिप्सी समझते हैं आप, बंजारे टाइप के लोग होते हैं जो, ठीक है। तो जो जिप्सी हैं वो आ जाते हैं, और जिप्सी जब भी आते थे तो अपने साथ कुछ ना कुछ बड़ी अनोखी चीज़ें लेके आते थे, बड़ी मिस्टीरियस चीज़ें लेके आते थे, और बड़ी लेटेस्ट साइंस की चीज़ें लेके आते थे उस टाइम के हिसाब से जब ये कहानी लिखी गई। जैसे टेलीस्कोप लेके आते थे, कभी मैग्नेट्स लेके आते थे, इस तरह की चीज़ें लेके आते थे, साल में एक बार आते थे। तो ये जो मकैंडा जो टाउन है, यहाँ के लोग बड़े वो होते थे खुश कि यार ये जो आ रहे हैं जिप्सी तो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें लेके आते हैं। तो अब हुआ क्या, उन जो जिप्सी जो थे उसमें उनका मेन हेड था, उसका नाम था मैकेडिस। तो जो मैकेडिस होता है उससे जोस की दोस्ती हो जाती है। अब होता क्या है, जोस बड़ा है, मैंने बोला था जोस जो है उसकी पर्सनैलिटी समझिए, एक्सप्लोरर है, एडवेंचरर है, इम्पल्सिव है नेचर से बड़ा। तो उसको तो इन चीज़ों में बड़ा मज़ा आता है, ये बड़ी बढ़िया चीज़ें लेके आए हैं, मैग्नेट वैग्नेट लाए हैं, टेलीस्कोप लाए हैं, तो मैं भी ज़रा यूज़ करके देखता हूँ इसको। और यूज़ करता है, उसको मज़ा आ जाता है, मज़ा आने लगता है। तो वो जो मैकेंडिस है वो कहता है कि तुम इसको और सीखो और बढ़िया करो। वो कहता है तुम अपनी लैब बनाओ, लैब में साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करो, तुम्हारे अंदर बड़ी क्यूरोसिटी है और मैं तुम्हें गाइड करूँगा, मैं तुम्हें सिखाऊंगा चीज़ें। तो एक तरह से उसका मेंटर के काम कर रहा है, वो उसका मेंटर बन जाता है वो जो जिप्सी है मैकेंडिस जोस का। अब होता क्या है, धीरे धीरे जोस जो है वो ऑब्सेस्ड हो जाता है, अपनी लैब बना लेता है और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कर रहा है, नॉलेज गेन कर रहा है, ऑब्सेशन आ जाता है उसके अंदर, एल्केमी करता है। वो सोचता है कि मैं एक ऐसा फिलोसफर स्टोन, एक ऐसा पत्थर ढूंढूं जिससे मैं जो भी चीज़ है उसको गोल्ड में कन्वर्ट कर दूं। वो ऐसा सोचता है, ठीक है। तो एल्केमी में बिलीव आ जाता है, इस तरह मतलब ऑब्सेस्ड हो जाता है, ही बिकम ऑब्सेस्ड विद नॉलेज। बहुत ज़्यादा ही हो जाता है, इतना हो जाता है कि वो अपनी जो डेली की जो चीज़ें हैं उनको भूल जाता है, समझ रहे, अपने बीवी को, अपने बच्चों को, सबको भूल गया है वो पूरी तरह इसमें बिल्कुल रम गया है और अपने आप को ये दुनिया से बिल्कुल अलग कर लेता है। सॉलिट्यूड, मैंने बोला था ना, ये जो ट्रेट है सॉलिट्यूड का, ये हर एक जनरेशन में दिखाई देगा। तो जोश में एक अब ये सॉलिट्यूड है, अब ये बाहर आना स्टार्ट हो जाता है, ये दुनिया से बिल्कुल अलग थलग हो जाता है, इसे कोई मतलब नहीं है अपने फैमिली से, बच्चों से। इसको बस अब एक चीज़ दिखाई दे रही है कि मुझे एक ऐसा फिलोसफर स्टोन बनाना है जिससे मैं चीज़ों को गोल्ड में कन्वर्ट कर लूँ, मुझे सारी नॉलेज गेन करनी है, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करने हैं। तो ये पूरा दिन उसमें लगा रहता है, ऑब्सेस्ड हो जाता है, पागल सा हो जाता है। तब होता क्या है, ये जो मैकेंडिस है जिप्सी, जिसने ये सब चीज़ें सिखाई जो उसको, इसके पास फ्यूचर को देखने की ताकत है। और ये एक समझ लीजिए एक नोटबुक सी होती है, उस पर सारे प्रेडिक्शंस लिख देता है। किसके बारे में? ये जो जोश है इसके बारे में, और इसकी जो आगे पीढ़ियाँ होंगी उनके बारे में, सब कुछ लिख देता है एक नोट पैड पे, समझ लीजिए। और क्योंकि ये फॉर्च्यून देख सकता है, एक तरह का फॉर्च्यून टेलर है, ठीक है। तो अब क्या होता है, ये जो जिप्सी है मैकेंडिस, इसकी हो जाती है डेथ कुछ टाइम बाद। लेकिन ये जो मैकेंडिस है, मरने के बाद भी जो इसका घोस्ट है वो बार बार आगे की जनरेशन्स में, जो ये जो जोश है, जो उसके बच्चे हैं, आगे उनके ही बच्चे होंगे, 6 पीढ़ियों तक लगभग, वो बार बार उनको घोस्ट के फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब ये जो जोश है इसके साथ क्या होता है, जैसे मैंने बोला था, इंटेलेक्चुअली ये एक जर्नी पे है, इसके अंदर क्यूरोसिटी बहुत है, सारी नॉलेज इकट्ठी कर रहा है, तो अपने आप को इंटेलेक्चुअली ये दुनिया से आइसोलेट कर लेता है, पहली चीज़। और नए नए एक्सपेरिमेंट करता है। लोग इसका मजाक उड़ाते हैं कि क्या यार तुम कभी कुछ ले आते हो, कभी कुछ ले आते हो, क्या करते रहते हो। लोग इसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं जोश का। इनफैक्ट मैंने बोला था प्रैक्टिकल मैटर्स को भी अवॉइड कर रहा है। एक टाइम ऐसा आता है, ये बिल्कुल एक तरीके से ना लोगों को लगता है कि ये पागल हो गया है, इसकी जो मेंटल हालत है ठीक नहीं है। ये कब मालूम पड़ता है, ये जो उसकी लैंग्वेज नहीं है उसमें बोलना स्टार्ट कर देता है। एक लैंग्वेज है लैटिन, तो लैटिन लैंग्वेज जो है एंशिएंट लैंग्वेज है, उसमें बोलना स्टार्ट कर देता है। तो लोगों को लगता है सच में अब इसकी जो मेंटल हालत है वो ठीक नहीं है। तो उठा के क्या करते हैं, इसको ना एक पेड़ पे बांध देते हैं,
एक बड़ा सा पेड़ है, उससे इसको रस्सी से बांध देते हैं जोश को, जबकि ये वही जोश है जिसने उस टाउन को फाउंडर है मकैंडा टाउन का। लेकिन अब उसको, क्योंकि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, एक पेड़ पे बांध दिया जाता है, उसको बांध के वहाँ छोड़ देते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे ये जो एक पैटर्न है सॉलिट्यूड में जाने का, ये जो पैटर्न है अपने आप को आइसोलेट करने का, ये जो जोश में है, ये आगे इसके लड़कों में भी आएगा, लड़कों के लड़कों में भी आएगा, सब में दिखाई देगा आपको ये पैटर्न, सब में। इनफैक्ट जो कुछ फीमेल कैरेक्टर्स भी हैं उनके अंदर भी है, जो जिनके अंदर जो उसका ब्लड लाइन है, ये चीज़ है। ठीक है, तो एक तो ये सेंट्रल कैरेक्टर है, ये समझ लीजिए, ये फाउंडर है, यहाँ से कहानी इस तरह से जाएगी। ये हो गई फर्स्ट जनरेशन। अब जो मेन कैरेक्टर्स हैं मैं उन्हीं के बारे में बात करूँगा। तो वो 6 की 6 जनरेशन तो कवर करना पॉसिबल नहीं है, बट जो मेन कैरेक्टर है उसका मैं आपको आइडिया दे दूंगा, ताकि जब आप किताब पढ़ेंगे तो आपको ईजी हो जाएगा कहानी को समझना। अब ये जो जोश है, इसके होते हैं 2 लड़के, एक लड़की भी है और एक एडॉप्टेड लड़की है। 2 लड़के हैं जोश के, एक लड़की है जोश की और एक एडॉप्टेड लड़की है, ऐसे है, समझ गए। अब हम इन चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा समझ लेंगे। अगर आप इन चारों के बारे में समझ गए तो ऑलमोस्ट 50-60% कहानी आपको समझ में आ गई, मोटा मोटा वो कहानी समझ में आ गई। ठीक है, इन्हीं के बारे में बात करूँगा मैं। तो सबसे पहला जो लड़का है इनका, जो काफ़ी सेंट्रल फिगर है कहानी में, उसका नाम है जोश जूनियर। जोश जूनियर, तो उसको जोश जूनियर करके बोलूँगा मैं, ठीक है, ताकि समझ जाएं ये जोश का ही लड़का है, सबसे बड़ा लड़का है। ठीक है, क्योंकि नाम जोश ही है तो आप जूनियर लगाना ज़रूरी है, अदरवाइज आप कंफ्यूज कर जाएंगे कि मैं बाप की बात कर रहा हूँ कि मैं बेटे की बात कर रहा हूँ। तो मैं वर्ड यूज़ करूँगा जोश जूनियर। अब जो ओरिजिनल जोश था उसकी कहानी ख़त्म हो गई, इसको पेड़ पर बांध दिया गया। ठीक है, अब आ जाते हैं जोश जूनियर पे। अब जो बड़ा लड़का है, अब ये बिल्कुल बाप की तरह है, बड़ा इम्पल्सिव है, एनर्जेटिक है, शरीर बड़ा मस्कुलर है, फिजिकली बड़ा पावरफुल है। होता क्या, ये 12-14 साल का होता है, तो मैंने बोला था वहाँ पे जिप्सी आते थे उस टाउन में, मकैंडा टाउन में हर साल, तो उनकी एक लड़की के साथ भाग जाता है। ठीक है, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद, कुछ साल बाद वापस आता है। और मैंने बोला था कि एक जो ओरिजिनल जोश है, जो उसका फादर था, उसने एक लड़की अडॉप्ट भी की थी। उस लड़की का नाम था रेबेका। आके उससे शादी कर लेता है, लेकिन है भले ही अडॉप्टेड है, उसकी सगी बहन नहीं है, लेकिन है तो एक तरह से यही माना जा रहा है कि क्योंकि अडॉप्ट की थी फादर ने तो एज अ सिस्टर ही हो गई। लेकिन वो उससे शादी कर लेता है रेबेका से, लेकिन शादी करता है, टाउन में लोगों को चीज़ एक्सेप्ट नहीं होती, उसको निकाल देते हैं, टाउन से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं, वो जैसे मैं आपको बताता हूँ क्या है, थोड़ा रिबेलियस है, फादर का ट्रेट है इसके अंदर, रिबेलियस है, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, फिजिकली बड़ा पावरफुल है। इनफैक्ट जब ये वापस आता है बड़ा होकर टाउन में, मकैंडा में, तो ये बड़ी बड़ी ज़मीनें हड़प लेता है और अपने आप को इम्पोज करता है लोगों पे। मतलब एक ये होता है ना कि डंडे के दम पे काम करवाना, वैसे काम करवाता है लोगों से कि क्योंकि मैं फिजिकली पावरफुल हूँ, आपको मेरी बात माननी पड़ेगी, मेरे अंदर ताकत है, आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। तो ज़बरदस्ती लोगों की ज़मीनें ले लेके अपने आप को इम्पोज करता था। तो थोड़ा सा वैसा बंदा है, मतलब ज़्यादा परवाह नहीं करता किसी की। तो उसने कहा आपको निकालना है मुझे टाउन से, लेकिन अब भीड़ पूरी इकट्ठी हो गई है, सारे टाउन के लोग कह रहे हैं इसको निकालो यहाँ से, ये ठीक नहीं है। तो रेबेका को लेके टाउन से चला जाता है। और ये बड़ा हीडोनिस्टिक है, मतलब प्लेयर्स में पूरा रमा हुआ है, इसको प्लेयर्स चाहिए लाइफ में, सिर्फ सिंगल माइंडेडली ये प्लेयर्स के बारे में ही सोचता है, सिंगल माइंडेडली प्लेयर्स के बारे में सोचता है और सब चीज़ों से अपने आप को अलग कर लेता है। अब देखेंगे सेम ट्रेड पास ऑन हुआ है जो उसके बाप में था। बाप ने भी, वो कम्प्लीटली साइंस की दुनिया में घुस गया, उसको सिर्फ साइंस दिखाई दे रही है, नॉलेज, उसके अंदर नॉलेज की सिंगल माइंड, नॉलेज को लेके वो ऑब्सेस्ड हो गया था। ये प्लेयर्स को लेके ऑब्सेस्ड है, आप समझे। ऑब्सेशन का ट्रेड दोनों के अंदर है। ऑब्सेशन किस चीज़ के लिए, बस यहाँ फ़र्क आ रहा है, लेकिन ट्रेड तो पास ऑन हो गया है। तो बाप था ऑब्सेस्ड नॉलेज के लिए, ये ऑब्सेस्ड है प्लेयर्स के लिए। तो हीडोनिस्टिक है। हीडोनिस्टिक का मतलब जो प्लेयर्स में बिल्कुल बहुत ज़्यादा अंदर तक चला जाता है कि उसको प्लेयर्स ही प्लेयर्स चाहिए लाइफ में, और कुछ नहीं चाहिए, ये वाली चीज़ है। ठीक है, तो ये है। खैर, लेकिन
आगे क्या होता है कहानी में, इसकी डेथ हो जाती है, और डेथ बड़ी काइंड ऑफ मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में होती है, मालूम नहीं पड़ता कि डेथ हुई कैसे, बड़ी एकदम सडन डेथ है। और उसके बाद क्या होता है, जो उसकी वाइफ है रेबेका, ये अपने आप को ये भी आइसोलेट कर लेती है। लोग कहते हैं खाना खा लो, खाना क्यों नहीं खाती हो, ये है वो है, इसकी वाइफ को बुलाया जाता है रेबेका को, बट वो कहती है मुझे आप सबकी कोई ज़रूरत नहीं है, अपने आप को कम्प्लीटली ये दुनिया से अलग कर लेती है, अकेले रहती है। तो फिर ये सॉलिट्यूड वाली चीज़ दिखाई गई है कहानी में, तो बार बार सॉलिट्यूड वाली चीज़ दिखाई जाएगी, ठीक है। एक तो जो बिल्कुल ब्लड लाइन में है, जो उसकी उनमें भी है, और कैरेक्टर्स हैं उनके अंदर भी है, तो इसलिए कहानी में सॉलिट्यूड वर्ड यूज़ किया गया, बार बार वो चीज़ रिपीट हो रही है। एक ये है, तो ये तो एक लड़का है जोश, जिसके बारे में मैंने आपको भी बता दिया, ठीक है। अब दूसरे लड़के के बारे में बात करते हैं, जो छोटा भाई है इसका, उसका नाम है ऑरेलियानो। ऑरेलियानो, अब ये जो है ऑरेलियानो, ये बचपन से ही आप देखेंगे, बचपन से ही इसको अकेले रहना पसंद है, सॉलिटरी नेचर है। इनफैक्ट इतना है कि कहानी में लिखा था कि जब ये मदर के वूम में होता है, माँ के पेट में होता है, तो वहाँ पे भी कि ही केप्ट ऑन क्राइंग, ही केप्ट ऑन क्राइंग। तो मतलब बड़ा ही साइलेंट है और विड्रॉन नेचर का है, शुरू से उसको अकेले रहने की आदत है, शुरू से बचपन से ही ऐसा वो ट्रेट पास ऑन हुआ है, बड़ा स्ट्रॉन्ग ट्रेट है। बड़े लड़के में पास ऑन हुआ ट्रेट फादर की फिजिकलिटी का। फादर जो जोश था ओरिजिनल, वो बड़ा तगड़ा था, तो वो बड़े लड़के में आ गया, इम्पल्सिव था, सिंगल माइंडेडली चीज़ों में फोकस करता था, वो चीज़ें बड़े लड़के में आई। छोटे लड़के में क्या आ गया, सॉलिट्यूड, बचपन से ही उसको सॉलिट्यूड का शौक है, अकेले रहना है, बिल्कुल अकेले रहना है, चुप रहता था, ज़्यादा बोलता नहीं था। जैसे जैसे बड़ा होता है, तो मैंने बोला था आपको कहानी की बैकग्राउंड बताते टाइम, वहाँ सिविल वॉर बहुत होते थे, तो ये वॉर में चला जाता है और ये बड़ा अच्छा लीडर बन के आता है, बड़ा अच्छा लीडर बन के आता है, और लोग इसको बड़ी तारीफ़ करते हैं, बड़ा पावरफुल लीडर है, ठीक है। फिर शादी होती है, इसके 17 के आसपास लड़के होते हैं, 17 सन्स। तो इसको सक्सेस मिली, लोग इसको अच्छा लीडर मानते हैं, सब कुछ ठीक है, फैमिली, अब शादी है हो गई, 17 लड़के भी हो गए, सबके नाम यही होते हैं, इसी के नाम पे सबके नाम है ऑरेलियानो। लेकिन ये बात है कि वो 17 के 17 लड़के जो बाद में है, वो उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन आप देखेंगे चीज़ें ठीक हैं, जब तक लड़कों की डेथ नहीं हुई है, तब तक बता रहा हूँ, तब जब चीज़ें ठीक चल रही थी इसकी लाइफ में, तब भी ये अपने आप को इमोशनली बड़ा डिटैच मानता था, हमेशा थोड़ा अलग थलग रहता था। और एक टाइम ये आता है कि ये पोएट भी है, चीज़ें होने के बाद, सक्सेस मिलने के बाद, वर्ल्डली सक्सेस मिलने के बाद भी ये इमोशनली डिटैच हो जाता है, ये ज़्यादा इमोशंस को फील नहीं कर पाता, शुरू से ऐसा ज़्यादा फील नहीं कर पाता, इंटेंसिटी डेप्थ में नहीं जा पाता इमोशंस के। और साथ ही साथ इसको एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस होती है, बड़ी तगड़ी इसको एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हिट होती है। तो ये जो वॉर वगैरह लड़ता था, सबको छोड़ देता है, लीडरशिप वाले रोल भी छोड़ देता है, सब छोड़ देता है, और ये बिल्कुल जाके एक वर्कशॉप खोल लेता है, वहाँ पे जाके चांदी वगैरह का काम करता है, सिंपल जैसे होता है ना, एक नॉर्मल लाइफ बिल्कुल वो जी रहा है। एकदम से इसका जो मन है वो चीज़ों से हट गया, और बिल्कुल इसने दुनिया से अपने आप को कट कर लिया, सेम जैसे उसके फादर ने किया था। एक लैब में वो बंद हो गया, साइंस एक्सपेरिमेंट कर रहा था, ये लैब में बंद हो के ये तरह का सिल्वर स्मिथ बन गया है, चांदी वगैरह का काम कर रहा है, ठीक है। और कुछ टाइनी गोल्ड फिशेस वगैरह होती हैं, वो अपने वर्कशॉप में बनाता था, एक वर्कशॉप थी, वहाँ पे काम करता था इस तरह से, और दुनिया से अपने आप को अलग कर लिया। तो ये सेम ट्रेड देखेंगे आप, बिल्कुल ऑरेलियानो में भी पास ऑन हो रहा है, अकेले रहना है, सॉलिट्यूड पसंद है, इमोशनली डिटैच है, दुनिया से दूर रह रहा है, कोई मतलब नहीं है इसको दुनिया से, भले ही सक्सेस मिल गई फिर भी इसको वही एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस रहता है, ये चीज़ है। तो मतलब कैसे फादर से ट्रेड पास ऑन हुए ये दिखाया गया कहानी में, ठीक है। अब एक इनकी बहन भी थी, ठीक है ना, बोला था 2 भाई हैं, एक बहन है। रियल बहन जो थी इनकी, रेबेका तो अडॉप्टेड है, रियल बहन जो थी उसका नाम था अमारंता। अब इसके साथ भी क्या दिक्कत थी, ये भी अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट कर लेती है दुनिया से, सेल्फ इम्पोज्ड आइसोलेशन, और ये कभी शादी नहीं करती। और जो रेबेका थी उससे ये हमेशा जेलस फील करती थी, जो अडॉप्टेड डॉटर है रेबेका, उससे ये अपने आप को आइसोलेटेड फील करती थी। इस तरह से कहानी थी, ठीक है। तो आप देखेंगे ये सेकेंड जनरेशन है, आगे कहानी जाएगी,
थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ, सिक्स्थ, अब सारी तो कवर करना पॉसिबल नहीं है। अब एंड में क्या है, मैं आपको मोटा मोटा एंड समझा देता हूँ, आप करेक्ट कर लेंगे फिर। एंड में जो लास्ट जनरेशन में जो लड़का है वो बड़ा स्कॉलर टाइप का है, दिमाग उसका तेज़ है, काफ़ी स्कॉलर है, उसका नाम भी ऑरिलियानो ही है। जो अब मैं सिक्स जनरेशन की बात कर रहा हूँ, लास्ट जनरेशन की, ऑरिलियानो दिमाग से तेज़ है, स्कॉलर है। तो एक दिन ना वो जो मैंने बताया था जिप्सी जो था, ओरिजिनल जिप्सी, जिसका घोस्ट बार बार इनको आके हर पीढ़ी में हॉन्ट कर रहा है या दिख रहा है, इसका नाम था, मैं नाम भूल गया, हाँ, मैकेंडिस। तो जो मैकेंडिस था, मैकेंडिस मैंने आपको बताया था, उसने कुछ ना नोट पैड पे लिख के गया था प्रेडिक्शंस पूरी की पूरी फैमिली के बारे में, बुंडिया फैमिली के बारे में, पूरी इनकी पीढ़ियों के बारे में लिख के चला गया था। तो जो ऑरिलियनो है ये स्कॉलर है, ये वो नोट्स निकाल लेता है और उसको पढ़ने की कोशिश करता है और देखता है कि यार ये तो हमारी जो पीढ़ियों के बारे में सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है पहले से। और आप ये देखें जैसे जैसे पीढ़ियाँ आगे जाती हैं ना, इनके जो ऑफ स्प्रिंग्स हैं वो कम होते जा रहे हैं। शुरू में बहुत थे, फिर और कम हुए थोड़े, फिर कम हुए कम हुए कम हुए कम हुए, छठवीं जनरेशन तक आते आते बहुत कम हो जाते हैं कंपैरेटिवली। तो ऑरिलियानो देखता है ये सब चीज़ें तो पहले वो लिख के चला गया, वो जिप्सी जो है उसने सब कुछ प्रेडिक्शन कर दी थी, बिल्कुल उसमें जैसा लिखा था वैसा वैसा हुआ है। और अब जब वो पढ़ रहा है तो उसको मालूम पड़ता है, तो इसमें ये भी लिखा हुआ है कि जो मैं हूँ, मैं आखिरी वंशज हूँ, मेरे बाद जो आगे कोई और जनरेशन होगी नहीं। उसको बिलीव नहीं होता है कैसे लिखा हुआ है, घबराता है। एकदम से स्टॉर्म आता है और पूरा का पूरा जो मैकेंडो जो टाउन था पूरा ख़त्म हो जाता है, और ये ऑरलैनो भी ख़त्म हो जाता है। तो पूरी जो पूरी ब्लड लाइन थी बुंडिया फैमिली की, उस स्टॉर्म के साथ ख़त्म हो जाती है। और ये प्रेडिक्शन उसने नोट्स में लिखी होती है, उस जिप्सी ने कर दी थी, वो ही पढ़ रहा था ऑरिलियानो। तो यहाँ इस तरह से एंडिंग है कहानी की, ठीक है। अब ये मैंने आपको एक बहुत ब्रीफ ऊपर एक अम्ब्रेला ओवरव्यू दे दिया है, ताकि जब कहानी पढ़े तो कुछ थोड़ा आपको सेंस बने। अदरवाइज़ क्या होता है, कहानी कभी कभी इतनी कन्फ्यूजिंग हो जाती है, आदमी समझ नहीं पाता वो क्या कहना चाह रहा है राइटर, ठीक है। इनफैक्ट मुझे भी लगी थी, क्योंकि जब मैंने ही पढ़ा था तो इतने सारे कैरेक्टर्स थे, मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा था किसकी बात हो रही है किसकी बात हो रही है, ठीक है। तो लिख के मुझे पढ़ना पड़ा। अब थोड़ा मैं की इवेंट्स की बात करूँगा, कहानी में जो की इवेंट्स थे वो क्या हैं, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है आपको समझना, क्योंकि इससे आप काफ़ी और चीज़ें समझ पाएंगे। की इवेंट्स क्या है, पहला तो होता है एक प्लेग फैल जाता है कहानी में। प्लेग क्या फैल जाता है, एक प्लेग फैलता है कि किसी को नींद नहीं आती, इनसोम्निया प्लेग। और जो सबकी मेमोरी है मैकेंडा टाउन की, या मैं की इवेंट्स बता रहा हूँ, कहानी खत्म हो गई है, की इवेंट बता रहा हूँ। तो एक जब प्लेग फैलता है इनसोम्निया का, जिसमें लोगों को नींद नहीं आती और लोगों की सबकी जितने भी मैकेंडा टाउन में जो लोग हैं उनकी मेमोरी चली जाती है, कुछ याद नहीं रहता उन्हें। तो इसमें क्या दिखाया गया है, ये क्यों ऐसा करा गया प्लेग, इसका मतलब ये है दिखाने के लिए, राइटर दिखाना चाहता है कि जो ह्यूमन मेमोरी है ये बहुत फ्रेजाइल है। हो सकता है कि हमें लगे कि अभी हमारी मेमोरी बड़ी अच्छी है, हमें याद रहेगा, बट राइटर यहाँ पे एक वार्निंग दे रहा है कि इंपॉर्टेंस ऑफ रिटन हिस्ट्री, आपको हिस्ट्री लिखनी ज़रूरी है, नहीं तो हम सिर्फ मेमोरी पे नहीं चल सकते, मेमोरी तो बहुत फ्रेजाइल है, जा सकती है। इस प्लेग के थ्रू वो दिखाने की कोशिश कर रहा है, पहली चीज़। सेकंड चीज़, जब सबकी मेमोरी चली जाती है सबकी, तो लेकिन वो जो ओरिजिनल जोश था, उसकी जो वाइफ है, जो पहली पीढ़ी थी, उसकी जो वाइफ थी उर्सेला, वो बचा लेती है टाउन को। वो कैसे बचाती है, वो सब जगह लेबल लगा देती है, घरों पे जा जाके कि इस घर में ये रहता है, इस घर में ये रहता है, इस घर में ये रहता है, ये तुम्हारा नाम है, ये तुम्हारा नाम है, ये तुम्हारा नाम है। तो उस उर्सेला की वजह से जब वो प्लेग ख़त्म होता है तो लोगों को याद आता है, अरे नाम पड़ गया, अरे मैं तो ये हूँ, अरे मैं तो ये हूँ, तो उनकी याददाश्त वापस आती है। तो ये जो उर्सेला है ना, यही बचाती है टाउन को। अदरवाइज़ हमारी मेमोरी चलेगी तो हम एक तरीके से क्या बचा फिर आपके पास, मेमोरी से ही तो आप पूरा फंक्शन कर रहे हो। तो उर्सेला ही उस टाउन को बचाती है उस टाइम पे जब ये प्लेग आया था। तो आप देखेंगे एक तरह इससे बात निकल के आती है, सिविलाइजेशन को फाउंड तो मैन करता है, फाउंड तो जोश ने किया था, जो मेन जोश था, लेकिन सिविलाइजेशन को सस्टेन करती है, जो सिविलाइजेशन को जो बचाती है वो वुमेन होती है। ये पॉइंट समझ लीजिए, बार बार निकल के आता है इस कहानी में, कई दफ़ा आपको दिखाई देगा। सिविलाइजेशन के जो फाउंडर्स हैं वो मैन हैं, बट सिविलाइजेशन को सस्टेन करने वाली, सिविलाइजेशन को बचाने वाली वुमेन है, और ये यहाँ पे दिखाई देता है, ठीक है। सेकेंड चीज़, आपको कहानी में कई जगह सिविल वॉर्स दिखाई देंगे, जब कहानी पढ़ेंगे बहुत सिविल वॉर्स हैं। वो क्यों है, क्योंकि राइटर ने चीज़ देखी थी, मैंने बोला था जब वो पैदा हुए थे और जब बड़े हो रहे थे तो उन्होंने उस टाइम पे जो माहौल था वो देखा था।
कोलंबिया की जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो मैंने बताया था वहाँ पे काफ़ी सिविल वॉर्स उस टाइम हो रहे थे, तो उसका उन पर बहुत इन्फ्लुएंस रहा। और खाली वही नहीं, पूरे जो साउथ अमेरिका जो पूरा था वहाँ पे उस टाइम इस तरह की चीज़ें थी, वॉर्स थे, वायलेंस था। तो जब आप पढ़ते हैं तो आप बहुत चीज़ें सीखते हैं। लिटरेचर को सिर्फ आप ये मत सोचिए कि वो खाली एक सिर्फ ऐसे ही बस फिक्शन ही है। बहुत बार फिक्शन के थ्रू कभी कभी बहुत स्ट्रॉन्ग रियलिटी को भी दिखा दिया जाता है। ठीक है, थर्ड एक चीज़ बताता हूँ इसमें, एक ये अब ये रियल इवेंट है। कहानी में क्या था कि एक जगह दिखाया गया कि ये जो टाउन है मैकेंडा टाउन, वहाँ पे कंपनी आती है बाहर से। मैंने बोला था आउटर वर्ल्ड से डिस्कनेक्टेड रहते हैं, लेकिन वहाँ पे ना कंपनी आ जाती है। इस कंपनी का नाम है बनाना कंपनी। वो कंपनी जब वहाँ पे आती है तो लोग वहाँ नौकरी करते हैं। टाउन बड़ा हो गया था काफ़ी, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, लोगों को लगता है कि यार हमारे साथ ना थोड़ा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, पैसा हमको नहीं मिल रहा उतना, ठीक है, और काम हमसे ज़्यादा करवाया जा रहा है। तो वो कुछ टाइम तो ठीक रहता है, लेकिन जब गुस्सा बहुत बढ़ जाता है तो सारे वर्कर्स इकट्ठे हो जाते हैं और रिबेल करते हैं। लेकिन जो ये कंपनी थी, जो बनाना कंपनी, ये वहाँ की जो कोलंबिया की गवर्नमेंट है उसके साथ मिल जाती है, तो प्रेशर पड़ता है गवर्नमेंट पे भी। तो गवर्नमेंट फिर अपने तरीके से टैकल करती है, मतलब अपने बंदे बेच के वहाँ पे जो कोलंबियन गवर्नमेंट के ही फिर जो उनकी फोर्सेस होती हैं वहाँ पे जाती हैं, और जितने भी वहाँ पे लेबर थी जो रिबेल कर रही थी मसेंडिया टाउन की, उन सबको गोली मार दी जाती है। सबको गोली मार दी जाती है। ओपन फायर होता है, कई हज़ारों में लोग मर जाते हैं, और जो उनकी डेड बॉडीज़ है इमीडिएटली वो कहीं बड़े बड़े एक साथ जो मास ग्रेव्स होती हैं वहाँ दफना दी जाती है, और बहुत सारी लाशों को तो समुद्र में फेंक दिया जाता है, पता ही नहीं चलता। पूरा एकदम से सब वो जो लोग मरे थे उनका पूरी मेमोरी एक तरह से डिलीट कर दी जाती है। और आपको पता है बात, ये रियल इंसिडेंट है, भले ही कहानी में यूज़ किया गया है, बट रियल में ऐसा हुआ था। 1928 में दिसंबर में चीज़ हुई थी। ये जो कंपनी है ना, इसको कहानी में बनाना कंपनी बोला गया है। ऐसी कंपनी थी यूएस ओन्ड, यूनाइटेड फ्रूट कंपनी यूएस ओन्ड कंपनी थी, जो वहाँ पे गई थी कोलंबिया में। और जब वहाँ पे रिबेलियन हुआ था तो उन्होंने कोलंबिया की गवर्नमेंट के साथ मिलके इस तरह से वहाँ पे इस तरह से पूरा बनाना जो ये कहानी कंपनी का दिखाया गया, ये पूरा मैसेकर हुआ था वहाँ पे, और ये पूरा हटा दिया गया, मेमोरी से हटा दिया गया, मतलब पूरा उसका जो एविडेंस था हटा दिया गया। तो यहाँ पर राइटर ने ये बताने की कोशिश करी है किस तरह से ट्रुथ को मैनिपुलेट किया जा सकता है बाय दोज हु आर इन पावर। क्योंकि जब पूरी अपने लोगों को जिनको मारा गया उनको हटा ही दिया, उनकी लाशें ही हटा दी, तो आपने तो पूरे इवेंट को हटा ही दिया हिस्ट्री के उससे मैप से, बट चीज़ तो हुई थी ना। ठीक है, तो ये यहाँ पे राइटर दिखा रहा है कि किस तरह से ये जो वर्कर्स का मैसेकर हुआ, मैनिपुलेट किया जाता है ट्रुथ को बाय दोज इन पावर। इनफैक्ट बहुत बार ये भी बोला जाता है, ये तो एक बहुत फेमस फिलोसफर है, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, माइकल फोकाल्ट करके हैं, वो पावर पे लिखते हैं काफ़ी। तो उन्होंने एक मैं लाइन पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि जो आप तक जो ट्रुथ पहुँचता है वो ट्रुथ जरूर नहीं है वही जो ट्रुथ हो। आप तक ट्रुथ वो पहुँच सकता है जो पावरफुल लोग आप तक ट्रुथ पहुँचाना चाहते हैं। तो वी कैनॉट बी श्योर कि सच में सच क्या है, ठीक है, बिकॉज बाय द वंस हु आर इन पावर ट्रुथ कैन बी इजली मैनिपुलेटेड। तो ये यहाँ पे वर्कर्स मैसेकर जो हुआ बनाना कंपनी के थ्रू, और ये जो पूरा अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ, ये इन्होंने फिक्शन में डाला है इसमें कहानी में, लेकिन ये रियल इवेंट था, इसको आप गूगल कर सकते हैं। ठीक है, फिर जब ये इवेंट हो जाता है तो जब नेचर ये चीज़ को ऑब्जर्व करता है कि ह्यूमन क्रूएलिटी कितनी बढ़ गई है, ह्यूमन ग्रीड कितनी बढ़ गई है, तो वहाँ पे 4 साल तक लगातार बारिश होती है। ये एक तरह से नेचर पनिशमेंट दे रहा है इंसान को। इस इवेंट के बाद कहानी में जो लिखा है राइटर ने, 4 साल तक लगातार बारिश हुई है। अब ये तो खैर फिक्शन है, लेकिन वैसे बता रहा हूँ आपको कि लगातार वहाँ पे 4 साल तक बारिश होती है। ये राइटर दिखा रहा है कि ये नेचर का तरीका है पनिश करने का इंसान को, क्योंकि इंसानियत जब बहुत ज़्यादा आप ग्रीड पे उतर आएँ, अब बहुत क्रूएलिटी पे उतर आएँ, क्योंकि जो वर्कर्स का मैसेकर हुआ वो क्या है, एक तरह का बहुत ज़्यादा ग्रीड, एक्सट्रीम कैपिटलिस्टिक ग्रीड, एक्सट्रीम हर चीज़ की बुरी है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। ठीक है, तो ह्यूमन क्रूएलिटी और ग्रीड जब एक्सेसिव लेवल पे हो जाती है, जो कि यहाँ दिखाया गया,
बनाना कंपनी के जो वर्कर्स के मैसेकर के थ्रू तो जो नेचर जो है वो पनिश करता है। 4 साल तक लगातार वहाँ तगड़ी बारिश होती है, ठीक है। और फिर कहानी में एक थीम निकल के आती है कि जैसे जैसे जब प्रेडिक्शंस हुई, जैसे मैंने आपको बताया था कहानी में वो नोट पैड लिख के गया था वो जो बंदा था जिप्सी, इससे मालूम पड़ता राइटर दिखा रहा है कि चीज़ें प्री डिटरमाइंड है। हमें लगता है कि हम चीज़ें हम खुद कर रहे हैं, चीज़ें हमारे हाथ में हैं, फ्री विल है, बट बहुत हद तक यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है जो एटलीस्ट इस कहानी के थ्रू कि जो फेट है इंसान को प्री डिटरमाइंड है, क्योंकि प्रेडिक्शन उसने पूरा कर दिया था आगे की 6 पीढ़ियों का। पहली पीढ़ी में था वो बंदा और 6 की 6 पीढ़ियों का प्रेडिक्शन कर गया और बिल्कुल वही हुआ। दैट मीन्स थिंग्स आर प्री डिस्टाइंड एज पर द स्टोरी, ठीक है। मेरा नहीं है ये प्रेडिक्शन, ये मैं आपको कहानी का बता रहा हूँ, ठीक है। और एक चीज़ और नज़र आ रही है बार बार कि जो टाइम है, आपको लगता है कि टाइम आगे जा रहा है, हमें लगता है टाइम आगे जा रहा है। भाई हमारे परदादा थे, फिर दादा थे, फिर बाप हैं, फिर हम हैं, फिर आगे बच्चे हैं, फिर उनके बच्चे होंगे, तो हमें लगता है टाइम आगे जा रहा है। हम सोचते हैं टाइम आगे जा रहा है, बट टाइम आगे नहीं जा रहा। टाइम सर्कल में मूव कर रहा है, टाइम साइक्लिक है। जो भी चीज़ें हो रही हैं आज, ये पहले भी हो चुकी हैं, अभी क्यों बोला गया है। कहानी में जो कैरेक्टर्स हैं उन्हें लग रहा है कि वो पहली बार दुनिया में है। जब कोई भी कैरेक्टर होता है, या मान लीजिए हम भी हैं, ठीक है, हम भी हैं, आप भी हैं, हम सब हैं, हमें लगता है कि हम बड़े यूनिक हैं, ठीक है, कुछ हद तक हम सब यूनिक हैं, बट बहुत हद तक अगर आप ध्यान देंगे एज पर द राइटर, ये जो राइटर का बता रहा हूँ, मेरा नहीं ओपिनियन, आप जो हैं एग्जैक्टली कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपका पूर्वज ऐसा रहा है। आपकी अवेयरनेस में नहीं होगा, लेकिन अगर आप ट्रैक कर पाएँ, पीछे तक जाएं 5, 6, 7, 8, 10 पीढ़ियों तक, तो कोई ना कोई आपका पूर्वज बिल्कुल आपके जैसा होगा। अगर मान लीजिए आपको बड़ा इंटरेस्ट है किताबें पढ़ने में, आपको बड़ा इंटरेस्ट है राइटिंग में, आपको लगेगा ये तो मेरा है, ऐसा नहीं है। पीछे जाएंगे तो कोई ना कोई होगा आपके यहाँ, आपके दादकों में, आपके नानकों में, जो बिल्कुल आपके जैसा होगा, बिल्कुल सेम ट्रेट होंगे। आपको लगता है मैं इम्पल्सिव हूँ, मैं क्यों इम्पल्सिव हूँ। आपको लगता है मेरे अंदर गुस्सा बहुत है, लेकिन एज पर द राइटर कुछ नया नहीं है आपके अंदर, पीछे से आ रहा है। कोई ना कोई पीछे है बिल्कुल आपके जैसा, कोई ना कोई है। जैसे मान लो आप बोलोगे मुझे तो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस होती है, मैं तो बड़ा डीप थिंक करूँ, मुझे तो बड़ी फिलोसफिकल इंसाइट्स आती हैं, मेरा तो मन बड़ा इस चीज़ में लगता है। आप सोचते हैं हम क्यों ऐसे, हम क्यों ऐसे। एज पर द राइटर आप इसलिए ऐसे हैं, पीछे कोई ना कोई पूर्वज आपका ऐसा है, तो वो बिल्कुल सेम चीज़ आपके अंदर हो रही है, तो कुछ नया नहीं है, वो पूर्वज की तरह ही आप आ गए हो, सिर्फ बॉडी चेंज हो गई है, सारे के सारे ट्रेड्स वही हैं, सब कुछ वही पास ऑन हुआ है। इसीलिए वो बोल रहा है कुछ नया नहीं हो रहा है, टाइम जो है उस सर्कल में ही घूम रहा है, सब कुछ वही हो रहा है। आपको लग रहा है जी नहीं मैं पहली बार किसी लड़की के प्यार में पड़ा हूँ, और ये तो देखो क्या कहते मेरा इंटरेस्ट अगर इस चीज़ में है तो इसलिए मेरा इस चीज़ में इंटरेस्ट है, मैं गाता बहुत अच्छा हूँ तो इसलिए मैं इतना अच्छा गाता हूँ। सब चीज़ें पहले हो चुकी हैं, आपके एंसेस्टर्स ने बिल्कुल वही किया है, वही आप कर रहे हो। वो ये दिखा रहा है जो 6 की 6 पीढ़ियाँ थी, सब हर एक पीढ़ी को लग रहा था कि हम यूनिक हैं, हम पहली बार ऐसा कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। जब आप कहानी को पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे ना ध्यान से, तो आपको मालूम पड़ेगा अरे यार ये जो पहली पीढ़ी जो कर रही थी वही दूसरी कर रही है, वही तीसरी कर रही है, वही चौथी कर रही है, सेम पैटर्न्स हैं, सेम गलतियाँ कर रहे हैं, सेम गलतियाँ कर रहे हैं। हर एक पीढ़ी में जो कैरेक्टर्स हैं मेल फीमेल सेम गलतियाँ रिपीट कर रहे हैं। वही लग रहा है कि हम यूनिक है, पहली बार हमारे साथ हो रहा है, बट हिस्ट्री रिपीट कर रही है। तो इसलिए राइटर बोलता है बड़ी पावरफुल थीम है कि जो नेचर ऑफ टाइम है वो लीनियर नहीं है, आगे नहीं जा रहा, उस सर्कल में घूम रहा है, वही सब कुछ अब रिपीट कर रहे हैं, कुछ नया नहीं हो रहा, एवरीथिंग रिपीट्स इटसेल्फ। साइक्लिक नेचर ऑफ टाइम के बारे में बात करी गई है। फिर फाइनली इसमें एक देखेंगे एक टेंशन दिखाई गई है बिटवीन मिथ एंड रियलिटी कहानी में। इसका मतलब क्या है, देखिए इस कहानी में ना बहुत जगह मिथ्स का यूज़ हुआ है, मैजिकल रियलिज्म का यूज़ हुआ है। अब मैजिकल रियलिज्म क्या होता है? मैजिकल रियलिज्म जैसे कि जो पहला वाला बंदा था जोस, जिसने फाउंड किया था मसा इंडिया, जब उसकी डेथ होती है ना, बोला था उसको पेड़ के साथ बांध दिया गया था, जब वो मरता है तो ऊपर से आसमान में से पीले फूलों की बारिश होती है। अभी एक तरह का मैजिकल रियलिज्म है, मैजिक और रियलिटी को ब्लेंड कर रहे हैं।
नहीं तो ऐसा तो नहीं होता कि आदमी मरेगा और ऊपर से फूलों की बारिश होगी। तो यहाँ राइटर ने मैजिकल रियलिज्म का यूज़ किया है, मैजिकल एलिमेंट्स का यूज़ किया है रियलिटी के साथ। ऐसे ही कहानी में एक लड़की है रेमेडियोस, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। तो उसको कहानी में ऐसा दिखाया गया है कि एक दिन वो एकदम अपलिफ्ट हो जाती है, ज़मीन से अपलिफ्ट होती है और वो एकदम ऊपर स्काई में चली जाती है। तो ये क्या, ये मैजिकल एलिमेंट्स जो हैं वो राइटर यूज़ कर रहा है। और राइटर ये बता रहा है कि जो मिथ है और जो रियलिटी है, इसकी बाउंड्री कभी कभी बहुत थिन हो सकती है। बताना मुश्किल हो जाता है कभी कभी क्या सच है और क्या मिथ है, क्या मैजिक है और क्या रियल है। तो यहाँ पे राइटर का ये कहना है कि जो ह्यूमन हिस्ट्री है, जब हम हिस्ट्री को याद करते हैं ना, तो आप बिल्कुल रियलिटी नहीं पकड़ रहे हो। आपको लगता है कि आप रियलिटी पकड़ते हो। जब भी हम हिस्ट्री को याद करते हैं ना, ह्यूमंस, हम पढ़ते हैं, जैसे भी हम हिस्ट्री को सोचते हैं, तो राइटर का ये दिखाना है क्यों ये मैजिकल रियलिज्म पे यहाँ पे ये यूज़ किया गया है कि जब भी आप हिस्ट्री को याद कर रहे हैं, इतिहास को याद कर रहे हैं, तो आप पूरी तरह से एग्जैक्टली रियलिटी नहीं पकड़ते दिमाग में। दिमाग आपका कुछ मैजिक एलिमेंट्स यूज़ करता है, कुछ मिथ को यूज़ करता है, ब्लेंड होता है मिथ और रियलिटी, ठीक है। तो इसीलिए वो कहता है राइटर की जो ह्यूमन हिस्ट्री है उसमें मिथ और रियलिटी इंटरट्वाइंड हैं, दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया। फिर मैं बोलूँगा फाइनली कहानी में अगर आप देखेंगे तो जो सबसे बड़ा जो अगर मैं बोलूँगा लेसन है पूरी स्टोरी का, जो मुझे लगा एटलीस्ट जो बिगेस्ट लेसन है, कि हम चीज़ें रिपीट करते हैं। जो हमारे एंसेस्टर्स ने किया एग्जैक्टली हम भी वो रिपीट करते हैं। सेम पैटर्न्स में इंसान घूमता है। और एक दिखाया गया इनएविटेबिलिटी ऑफ फेट, जो होना है वो होके रहेगा, आप उसे रोक नहीं पाएंगे। तो क्योंकि ये दिखाया गया ना 6 की 6 पीढ़ियाँ, बिल्कुल उसमें वो लिख गया था पहले कि ये होना है, बिल्कुल वही हुआ। रोक नहीं पाए वो फेट को, चाहा उन्होंने ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, लेकिन नहीं हुआ। फेट इनएविटेबल है, वो होगा, जो होना है वो होके रहेगा, आप रोक नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ बार बार निकल के आ रही है, कैसे आप पैटर्न्स को रिपीट करते हैं अपने एंसेस्टर्स के, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको कभी लगे ना कि आप यूनिक हैं, बहुत यूनिक है, अरे यार मेरे अंदर कुछ स्पेशल है, अरे यार मैं ऐसा हूँ, मेरा इसमें इंटरेस्ट है, अरे मैं ऐसा हूँ, अरे यार मैं ऐसा हूँ, या अगर आपको कुछ लगे कि मेरे अंदर कुछ अलग सा है, तो देखना कहीं ना कहीं कोई आपके दादको नानको में ऐसा होगा, इसलिए आप ऐसे हैं। 1-2 पीढ़ियों में नहीं, लेकिन पीछे से हो सकता है कहीं 6, 7, 10 पीढ़ियों में कहीं ना कहीं से तो आ रहा होगा, कोई ना कोई बिल्कुल आपके जैसा होगा, ठीक है। ये इस कहानी का लेसन है। तो ये थी कहानी 100 डेज ऑफ सॉलिट्यूड। मैंने इसको एक समराइज़ करा है। इसको मैजिकल रियलिज्म में काफ़ी बड़ा वर्क माना जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको कुछ तो वैल्यूबल लगा होगा वीडियो। अगर वीडियोज़ मेरे अच्छे लगते हैं तो काइंडली सबके साथ शेयर कर दीजिएगा। बाकी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।